हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम लोग जो एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर वाला जो सब्जेक्ट है, जिसमें फार्म पावर एंड मशीनरी, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं, इसकी एमसीक्यू की क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे मैं लाने का प्रयास किया हूँ। इससे पहले एक क्लास और इसकी हो चुकी है, तो बने रहिए क्लास के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीफेट, लोकेटेड एट। तो जो सीफेट के नाम से जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लुधियाना। जो सीफेट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना में स्थित है। और इसके जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि लखनऊ, लखनऊ में CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल जो हॉर्टिकल्चर है, ये यहाँ पे स्थित है। उसके बाद जो नागपुर है, यहाँ पर सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और जो उत्तराखंड है, देहरादून में FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये देहरादून में लोकेटेड है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मिनिमम विंड स्पीड कंसीडर्ड टू बी यूजफुल फॉर वर्किंग ऑफ विंड मिल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विंड मिल्स जो पवन चक्की होती है, वो एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए जो काम करने के लिए यहाँ पर जो मिनिमम विंड स्पीड है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2 से 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 2 to 5 किलोमीटर, ये क्रॉप ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये जो विंड स्पीड होता है इतना, यहाँ पे क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी मानी जाती है। और जो ऑप्शन नंबर बी है 10 किलोमीटर पर आवर, ये पवन चक्की विंड मिल्स के लिए यूजफुल होता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। और जो ऑप्शन नंबर सी है 15 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर विनोइंग प्रोसेस को किया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर क्या होता है, जो क्रॉप लॉजिंग की समस्याएं देखने को मिलती है जब विंड स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच चलती है, तो यहाँ पर क्रॉप लॉजिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन इन वर्ल्ड वाज कंस्ट्रक्टेड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन है, ये कब और कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए इटली 1945 में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में 1905 में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में 1966 में, ऑप्शन नंबर डी जापान 1985 में। तो ये कब और कहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो फर्स्ट कमर्शियल टाइडल पावर स्टेशन है, ये फ्रांस में खोला गया था 1966 के आसपास। नेक्स्ट है इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एवरी। तो यहां पर पूछ रहा है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जो पावर स्ट्रोक जनरेट होता है वो कितने रेवोल्यूशन के बाद जनरेट होता है? ऑप्शन नंबर ए हाफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर सी 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन नंबर डी 3 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल इंजन होते हैं, इनमें कितने रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट होता है? इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि 2 स्ट्रोक वाले जो साइकिल इंजन होते हैं, उनमें कितना मतलब पावर जो है वो कितने रेवोल्यूशन के बाद जनरेट होता है? तो यहाँ पे आपको दोनों का आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 स्ट्रोक वाले की बात करें तो यहाँ पे 2 रेवोल्यूशन, जब क्रैंकशाफ्ट का 2 रेवोल्यूशन होता है, तब यहाँ पे 4 स्ट्रोक वाले में इंजन जनरेट होता है, 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। और यहीं पर अगर 2 स्ट्रोक वाले इंजन की बात होती तो वहां पर 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में ही 1 पावर स्ट्रोक जनरेट होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फिश इज मोस्ट कॉमनली कल्चर्ड
इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पर कुछ फिश का नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में ग्रो किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्नेक हेड्स, ऑप्शन नंबर बी ट्राउट, ऑप्शन नंबर सी इंडियन मेजर कार्प्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडियन मेजर कार्प्स जो है ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में मतलब ग्रोइंग इसका किया जाता है और इंडिया में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिया कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंट ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 18%। तो फिश प्रोडक्शन में जो ग्लोबली फिश प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया जो है वो 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8% कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो फिश प्रोड्यूसर के केस में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कंट्री है फर्स्ट रैंक पे वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी इंडिया, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिश का है वो है ऑप्शन नंबर ए चाइना, ये पहले स्थान पे आता है। और अगर दूसरे स्थान की बात करें सेकंड पोजीशन में तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। और थर्ड पोजीशन की बात करें जहां पर हमें इंडिया देखने को मिलता है तो इंडिया जो है ये फिश प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पे है। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, फर्स्ट में चाइना, सेकंड में इंडोनेशिया और थर्ड में इंडिया। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फार्मिंग जनरली अकर्स इन एरिया विद सैलिनिटी लेवल ऑफ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फ्रेश वाटर फार्मिंग होता है ये हमें कितने सैलिनिटी लेवल वाले वाटर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 0.5 पीपीटी, ऑप्शन नंबर बी 0.5 टू 30 पीपीटी, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 30 पीपीटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लेस देन 0.5 पीपीटी। ये फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसको तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है जो फ्रेश वाटर होता है जो 0.5 पीपीटी से कम यहाँ पर सैलिनिटी लेवल देखा जाता है। उसके बाद आता है ब्रेकिश वाटर, यहाँ पर हमें 0.5 से 30 पीपीटी के आसपास का जो रेंज होता है यहाँ पे सैलिनिटी लेवल देखा जाता है जो ब्रेकिश वाटर कहलाता है। और अगर उसके बाद 30 पीपीटी से अगर ज्यादा वहां पे सलाइन है, सैलिनिटी अवेलेबल है तो वो सलाइन वाटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विच स्पीसीज इज टिपिकली फाउंड इन मरीन वाटर फार्मिंग। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा स्पीसीज है फिश का जो मरीन वाटर फार्मिंग में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रोहू, ऑप्शन नंबर बी कटला, ऑप्शन नंबर सी टूना, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो मरीन वाटर फार्मिंग में जो फिश देखा जाता है, जो फिश की स्पीसीज वो है ऑप्शन नंबर सी टूना फिश। टूना फिश जो है ये मरीन वाटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री सिस्टम विच कंटेन्स ट्री, क्रॉप, पास्चर एंड लाइव स्टॉक। तो उस तरह के फॉरेस्ट्री सिस्टम को क्या कहते हैं जहां पे ट्री, क्रॉप्स और पास्चर और साथ ही साथ लाइव स्टॉक्स यहाँ पे चारों तरह के फार्मिंग को देखा जाता है, एक साथ यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी टोंगिया सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी एग्रो पास्टोरल सिस्टम। तो जहां पर ट्री, क्रॉप और पास्चर के साथ ही साथ लाइव स्टॉक का भी प्रोडक्शन किया जाता है तो ये ऐसा जो सिस्टम है ये एग्रो सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉर द कम्युनिटी, टू द कम्युनिटी एंड बाय द कम्युनिटी।
तो इस तरीके का फॉरेस्ट्री सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एग्रो सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सिल्वी पास्टोरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी टोंगिया सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी एग्रो पास्टोरल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम एक तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये फॉरेस्ट वाले लैंड में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक केस होता है कि यहाँ पे जब भी वो लोग शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे जगह पे, तो वहां पर होता है कि वहां पे एफोरेस्टेशन उनको करना होता है, वहां पे और भी ट्रीज को लगा के ही उस लैंड को शिफ्ट करना होता है। तो ये किसी कम्युनिटी के द्वारा वहां पे पीपल्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर द कम्युनिटी, टू द कम्युनिटी एंड बाय द कम्युनिटी, इसी के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी टोंगिया सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ एरिया टू बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट ट्री कवर अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1/5, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी हाफ। तो अगर बात करें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की, तो इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी 1/3 पार्ट ऑफ जो फॉरेस्ट ट्री होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/3। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन विच इंटर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल फॉरेस्ट एंड लैंड इज कल्टिवेटेड बाय द पीपल टू हार्वेस्ट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस तरीके के जो सोशल फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है, जहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल फॉरेस्ट एरिया है, जो लैंड है वो पीपल्स को दिया जाता है वहां पे कल्टिवेट करने के लिए, वहां पे उसको हार्वेस्ट करने के लिए। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी फार्म फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो पीपल होते हैं या फिर जो कम्युनिटी होते हैं उनको फॉरेस्ट का जो नॉन गवर्नमेंटल या फिर जो इंटर गवर्नमेंटल लैंड है वो उसको उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वहां पे वो मतलब वहां पे हार्वेस्ट कर सके, वहां पे कल्टीवेशन कर सके। लेकिन कुछ कुछ चीजों को छोड़ के सभी पेड़ का वहां पे यूज नहीं कर सकते, सारे ट्री को कट नहीं कर सकते, सारे बेनिफिट्स का यूज नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजों में वो अपना वहां पे कल्टीवेशन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके का जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये था फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड फार्म पावर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दूसरा लेक्चर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।